आज बात करेंगे उस ऐतिहासिक वैकेंसी की जो आपके लिए जारी की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के थ्रू आपके लिए 60,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। ऐतिहासिक वैकेंसी इसलिए क्योंकि आज तक इस तरह की इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे इसमें क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितनी पोस्ट कौन सी कैटेगरी के लिए, सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ये विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट, आपको वेबसाइट ध्यान रखना है जब भी आप अप्लाई करना चाहेंगे। ये वेबसाइट जो है इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पर सारी जानकारियां, एक्स्ट्रा जानकारियां उपलब्ध है। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती करवाई जा रही है। सीधी भर्ती का ये मतलब नहीं कि कोई एग्जाम नहीं देना होगा, एग्जाम देना होगा, वो भी हम आगे देखेंगे कि एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, सारी चीजें। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड 5,200 से 20,200 ग्रेड पे, साथ में कितना रहेगा 2,000। नए वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स रुपए 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में बताया गया, ग्रेड पे के साथ साथ आपकी जो सैलरी होगी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। नीचे आप अगर देखेंगे आरक्षी नागरिक पुलिस श्रेणी दिया गया और पदों की संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 60,244 में से 24,102 पद है जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6,024 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 16,224 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद हैं। यानी कि टोटल जो पद है बहुत सारे हैं। 60,244 पदों पर ये वैकेंसी जो है ये आपकी जारी की गई है। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर आप देखेंगे आवेदन की समय सारणी, यानी कि आप जो आवेदन करेंगे, जो आप जो फॉर्म भरेंगे उसकी डेट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि यानी कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो 27 दिसंबर से शुरू होने वाली है। अभी तक शुरू नहीं हुई है। कई बार हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन आता है और दूसरे दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। 27 दिसंबर 2023 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होगी वो 16 जनवरी 2024 होगी। लेकिन लास्ट डेट तक इंतजार ना करें, बहुत बड़ी वैकेंसी है तो आप इसको जल्दी से जल्दी भर दें। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में अगर कोई संशोधन करना है तो उसके लिए अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024। अब अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जो आवेदन शुल्क होगा यानी कि जो फॉर्म की फीस होगी वो 400 रुपए होगी सिर्फ, ठीक है। अब अगर हम नीचे देखें यहाँ पर आपकी राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी के बारे में बोला गया कि क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के, ये तो आप पढ़ ही सकते हैं, ये हर फॉर्म में सेम ही रहता है लगभग। अगर हम थोड़ा सा नीचे देखें तो नीचे शैक्षिक अर्हता के बारे में दिया यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। क्लियरली लिखा है 10वीं एवं 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, ठीक है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका यानी कि उसका जो रिजल्ट है आपके पास होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थ शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब रेडी रखिएगा, रिजल्ट से रिलेटेड वो आपको पेश करना होगा। अगर हम थोड़ा और नीचे जाए तो यहाँ पर एज से रिलेटेड दिया गया है कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। तो पुरुष अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि लड़कों के लिए मिनिमम उम्र जो है वो 18 साल, 18 साल से कम होगी तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, सीधी बात है, ठीक है। 18 साल मिनिमम उम्र आपकी होनी चाहिए और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी कि 22 साल की आप नहीं होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से ज्यादा और 22 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। 18 से 22
22 के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जन्म का भी बताया गया है। कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेट ऑफ बर्थ किस हिसाब से, हम कौन से सन के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। ये पुरुषों के लिए है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट महिलाओं के लिए है। महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी 18 साल की उम्र हो चुकी हो, और 25 वर्ष की आयु नहीं हुई हो, यानी 18 से 25 वर्ष के बीच में महिलाओं की उम्र होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जन्म का जो तारीख है वो किस हिसाब से काउंट करना है, तो जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वही लोग अप्लाई कर सकते, वही महिलाएं अप्लाई कर सकते। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, एसटी और एससी कैटेगरी के लिए कुछ छूट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपके लिए किसी काम की नहीं है, ठीक है। शारीरिक स्वस्थता, किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, ठीक है। अगर किसी भी तरीके की ऐसी मानसिक या शारीरिक दिक्कत है तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई नहीं कर सकते। वेबसाइट को याद रखिएगा, ये वेबसाइट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है उसकी, कि आपका जो एग्जाम है वो किस तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो लिखित परीक्षा को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरा पैटर्न इसी पैराग्राफ में आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्या है सारा कुछ। ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे, यानी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया है और उनका फॉर्म वगैरह सब कुछ एकदम सही है, उनसे ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि आपको ऑफलाइन लिखित परीक्षा देना होगा। ऑफलाइन लिखित परीक्षा यानी कि OMR शीट वाला जो होता है आपका एग्जाम, वैसा आपको पेपर देना होगा। MCQ वाले ही क्वेश्चन आएंगे। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, यानी कि 300 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसकी समयावधि यानी कि समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। 300 नंबर का पेपर, 2 घंटे का समय। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, यानी 4 विषय होंगे। कौन कौन से विषय? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। ये चारों सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जाम का पैटर्न यही है। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने कोई गलत आंसर दे दिया तो। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर के होंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए, यानी कि सही आंसर देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। आरक्षी भर्ती के नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 नंबर जो है उनके काट दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें होगा, इसीलिए जब तुक्का लगाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान से लगाना है। अच्छा, यहाँ पर सही उत्तर निर्धारित अंक, सही प्रश्नों की संख्या जो है उस हिसाब से यहाँ पर दिया गया। ये एक बार आप लोग नोटिफिकेशन को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बाकी हमारे लिए ये इतना ज्यादा डिस्कस करने वाला पॉइंट नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, अब जैसे ही आपका लिखित परीक्षा हो जाएगा, लिखित परीक्षा के बाद क्या, तो लिखित परीक्षा के बाद आएगा स्टेज 2, जिसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा पास कर ली तो फिजिकल टेस्ट होगा। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर और राज्य की आरक्षण नीति के हिसाब से यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो होगा फिजिकल टेस्ट के लिए। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम नीचे और थोड़ा सा देखें कि क्या क्या जरूरी है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या चीजें देखी जाएंगी। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। पुरुषों के लिए दिया गया है कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट 168 यानी 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना जो है पुरुषों का वो कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का जो माप है वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर यानी 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। और अनुसूचित जनजातियों के लिए
अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य यहाँ पर देखा गया। अब बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं की हाइट की अगर बात करें तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए मिनिमम हाइट जो है वो 152 यानी कि 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर यानी 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम मिनिमम वजन महिलाओं का होना चाहिए 40 किलोग्राम। इससे नीचे हुआ तो दिक्कत होगी। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाएगा। अब अगर हम नीचे देखें तो शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें दौड़ वगैरह की बात करेंगे। तो देखिए, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपकी हाइट वगैरह तो देखी जा ही रही है। साथ में इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.5 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। तो आपको कितना दौड़ना है, कितने मिनट में, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं कर पाएंगे उनके वो भर्ती के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे और उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी फिजिकल टेस्ट की भी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चयन तथा अंतिम योग्यता सूची शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल जो लोग पाए जाएंगे यानी कि जो फिजिकल टेस्ट में सफल पाए जाएंगे वो अभ्यर्थी बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची मतलब वही है कि जैसे ही आपका लिखित एग्जाम हो जाएगा फिर फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद एक लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम होगा, उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, बाकी आगे की भी जो क्या कहते हैं प्रोसेस होगी वो देखेंगे, है ना। मतलब कि मेन है आपका लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट, उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लीजिए और अपने सही डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए। अगर नीचे हम देखें तो यहाँ पर आपको जो है कितनी छूट दी जा रही है, तो यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति से अगर कोई है तो वहां पर 21% आपको जो है दिया जा रहा है, आरक्षण की बात हो रही, 21% दिया जा रहा है। आयु सीमा में छूट 5% की होगी। ठीक है, अगर हम नीचे देखें अनुसूचित जनजाति को तो 2% की आरक्षण है, उसके बाद 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण, 5 वर्ष की छूट। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS कैटेगरी को 10% की जो है रिजर्वेशन और आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जा रही है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा और नीचे चले जाए तो शायद हमारे लिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, बाकी वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख ली। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको जो है इस पे यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों का भी दिया गया। भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति, मतलब यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आप थोड़ा डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी जितनी भी चीजें डिस्कशन के लिए जरूरी थी, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करना है। उसके बाद आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के प्रारूप को भरे जाने हेतु निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, किस तरीके से फॉर्म भरना है। यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये तो जैसे आप फॉर्म जब भरेंगे खुद से अगर भर रहे हैं तो ये सारी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। वेबसाइट ध्यान में रखेंगे, फॉर्म की जो डेट है भरने की वो ध्यान में रखेंगे, लास्ट डेट ध्यान में रखेंगे और एग्ज़ाम का पैटर्न याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से पेपर दीजिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है और मैं आप सभी के लिए ये आशा करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो सिलेक्ट होकर बाहर निकलेंगे और पुलिस भर्ती में जो है बड़ी तादाद में हमारे युवा जो है वो शामिल होंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।